बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महवी शबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज मंडे है और बहुत सारे लोगों को मंडे जो है वो नापसंद होता है, क्योंकि हमारा पहला वर्किंग डे होता है वीक का और कुछ हमारी एनर्जी भी डाउन होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मंडे को हमें ज़रा एक्स्ट्रा एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुजारना चाहिए, ताकि हमारा पूरा वीक जो है वो खुशगवार तरीके से गुजर सके। और पूरे वीक को अगर अच्छे से गुजारना है, ख़ासकर विंटर के हवाले से, तो विंटर में सुबह सुबह घर से निकलना ख़ासा मुश्किल हो जाता है। यूँ मानो तो एक चैलेंज हो रहा होता है कि किस तरह से घर से निकला जाए, अपने ज़रूरी काम जो हैं वो कंप्लीट किए जाएं। तो ऐसे में वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स होती हैं प्रोग्राम में, जी हम ये भी डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत में सबसे अहम रोल जो प्ले करते हैं वो है किसान। लेकिन आजकल किसान जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कभी बिजली महंगी की वजह से, कभी खाद जो है वो आसमान से खाद की कीमत बातें कर रही होती है, और कभी नामुनासिब कीमत मिलने पर भी किसान रहनुमा जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। अक्सर औक़ात ये भी बात की जाती है कि एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। उसकी वजह ये है कि जो इनकी ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। आज किसानों के मसले के हवाले से भी बात करेंगे। रहनुमा किसान किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो किसानों के लिए बनाई जा रही हैं, या कहाँ पर गैप मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेहत के हवाले से, तो सेहत के हवाले से किसी भी शहर में सहूलियात किस तरह से दी जाती हैं, क्या क्या वहाँ के मसाइल हैं, कौन कौन सी बेहतर तरजीहात में शामिल किया जा रहा है हुकूमती सतह पे हेल्थ सेक्टर को, इस पर भी जी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टूडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता एक वीक से फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा दिखाई दे रहा था। अलबत्ता कल भी फैसलाबाद में काफ़ी अच्छी धूप निकली है, और आज की जो सुबह का आगाज़ है वो भी सूरज की सुनहरी किरणों से हुआ है, जिससे यकीनन ये बात तसव्वुर की जा रही है कि जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है, थोड़ा सा बेहतर टेम्परेचर हमें महसूस हो रहा है। फर्दर आज का दिन कैसा रहेगा मौसम के एतबार से, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें फैसलाबाद के हवाले से, तो शहरी इलाकों में धुंध मुकम्मल तौर पर छट चुकी है। पिछले 3 रोज़ से मौसम बहुत क्लियर है, सूरज भी निकल रहा है, ताहम सर्दी की शिद्दत अभी भी मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 रहने का इम्कान है, कम से कम टेम्परेचर 5 रहेगा जो अभी तक मौजूद है। और इसी तरह से बात करें जो है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो 338 पे है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत अभी इसी तरह से बरकरार रहेगी, और आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। ये महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था। हम पिछले दिनों बादल आए थे और बारिश नहीं हुई थी, अभी भी बारिश के हवाले से कोई इम्कान नहीं है। ये हफ्ता पूरा का पूरा क्लियर रहने का इम्कान है कि जहाँ पर दिन के औकात में सूरज जो है वो आंखें दिखाता रहेगा, जिस वजह से फोग तो नहीं होगी, फोग छट जाएगी, ताहम जो सर्दी की लहर है वो अभी बरकरार रहेगी। रात के औकात में भी अच्छी खासी सर्दी की पोजीशन बरकरार रहेगी, और ये जनवरी का पूरा महीना ही महकमा मौसमियात की जानिब से सर्द बताया गया, सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम दिन के औकात में जिस तरह से कुछ दिन पहले तक फैसलाबाद में सर्दी ने अपने मुकम्मल तौर पर डेरे डाल दिए थे, वो सर्दी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और सर्दी अभी जो है वो तकरीबन बियरेबल हो चुकी है। इससे पहले जितनी भी सर्दी पड़ रही थी और बच्चों को छुट्टियां भी दी गई थी, वो काफ़ी शदीद सर्दी थी, जिस वजह से छुट्टियां भी थी। अभी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, और इसी वजह से हुई हैं कि महकमा मौसमियात ने बताया सर्दी तो पड़ेगी, ताहम ये नॉर्मल सर्दी होगी जो कि बर्दाश्त की जा सकती है, जिस वजह से स्कूल भी खुल गए, और सूरज के जो है वो खिलने से बाकी कारोबारी ज़िंदगी भी बेहतर अंदाज में चल रहे हैं, और लोगों के जो सर्दी के हवाले से मसाइल थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर इसी तरह से कुछ दिन में रहेगा कि जहां पर दिन के औकात में तो धूप हल्की रहेगी मौजूद, और टेम्परेचर भी 20 तक जाएगा, ताहम रात के औकात में सर्दी पड़ेगी, और जो हवाएं चलने का सिलसिला है ये मज़ीद सर्दी को भी इन्वाइट करेगा। अच्छे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं किसान रहनुमाओं के हवाले से। किसान किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर महंगाई के दौर में किसान परेशान होगा तो इसके जो असरात हैं वो ना सिर्फ किसानों की ज़िंदगियों पे होंगे, बल्कि किसानों के साथ वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होंगी। यही वजह है कि हम देखते हैं कि कारोबारी लोग जो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो ये एक सर्कल चेन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसानों के मसाइल
किस तरह से है, हुकूमती सतह पे किस तरह से हल किया जाता है, इस पर जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब ने, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंजुमन काश्तकार पंजाब हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं खान साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है किसान रहनुमा मोहम्मद ख़ान कल्लू साहब ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया जी। भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमने देखा है कि साल 2025 का भी थोड़ा सा एनालिसिस करें, किसान हमें परेशान दिखाई दिए हैं, कभी कीमत ना मिलने पर सही और कभी गंदम की जो तयन करदा कीमतें हैं उस पर हमें एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालात कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महवश पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं सिटी 41 के कि हमेशा इन्होंने इस मज़लूम तबके की जो है ना आवाज़ बने हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में किसान जो है वो इस मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन बदकिस्मती से किसान परेशान इसलिए है कि जब वो कोई भी फसल बोता है तो उसको पहले तो ये इल्म ही नहीं होता कि मुझे इसका क्या मुआवजा मिलेगा, क्योंकि उसके रेट का तयन करना और उसको मार्केट में सारे मसाइल का जो सामना इसलिए करना पड़ता है कि उसको ये ना इल्म ही होता है और ना ही उसकी कीमत मुकर्रर की जाती है। देखिए, अभी मेजर फसलें हैं हमारे गंदम और गन्ना। हमारे अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर 2 मेजर फसलें हैं। बिल्कुल इसी तरह से। और गंदम के साथ जो पिछले साल हुआ है वो आपके इल्म में ही है कि किसानों से जब ख़रीदी गई वो 1800 और 2000 में, और अभी जो आप देखें तो अभी तकरीबन 4000 से ऊपर उसकी कीमत है। बिल्कुल। तो ये भी इस मुल्क का अलमिया है कि जब किसान के पास वो चीज़ होती है, फसल होती है, तो उस वक़्त उसका कोई वाली वारस नहीं होता। जब वो मिडल मैन आड़ती के पास चली जाती है फिर उसका रेट भी बढ़ जाता है, फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो देखें, इस मुल्क में तो एक जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद मुकर्रर करता है और वाहिद किसान है कि इसका कोई वाली वारस नहीं है। देखिए, फसल अभी जब इन्होंने देखा है कि किसान परेशान है तो इन्होंने, हुकूमत ने अनाउंस किया कि ठीक है जी, नेक्स्ट हम 3500 में जो है ना आपकी गंदम ख़रीदारी करेंगे और उसको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो है आपसे ख़रीदारी की जाएगी। लेकिन ये तो अभी देखेंगे ना, ये वादा वफा होता तो 3500 है। आपको लगता है कि रेट मुनासिब है जितनी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, या जितनी एक किसान की? मैं असल में तो 4000 रेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि चलें उससे 2000 से तो बेहतर है ना, क्योंकि पिछले साल तो 2000 में किसान से ली गई थी, तो अभी जो 3500 में ली गई है उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चलो कुछ बेहतर है। हम ये नहीं समझते, लेकिन जिस तरह खादों की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरह बाकी चीज़ों की, डीज़ल की और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, ज़रूरी ट्यूबवेल के रेट बढ़े हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी मुनासिब तो नहीं है। मुनासिब तो ये है कि 4000 रुपया रेट होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें ना कि 2 एंटिटीज़ ना माशरे में बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक किसान है और एक आवाम है, और कीमतों की कमी जो है, अगर इसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँच रहा, किसान को नहीं पहुँच रहा, तो इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो किसी राइट समत में नहीं जाती हुई दिखाई देती। कल्लू साहब, आपने देखा होगा, मैंने भी बड़ा सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हुई देखी हैं जिसमें किसान जो हैं वो सब्जियां, आलू, गोभी जो है वो जानवरों को डाल रहे हैं। इसकी क्या रीज़न आप देख रहे हैं? क्या लास्ट ईयर की तरह, जिस तरह हमने देखा कि गोभी 2 रुपये भी फ़रोख्त होती हुई हमें नज़र आई, इस साल भी यही सिचुएशन देखने को मिली? शुक्रिया महवश, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि साड़ियाँ गल्लां तुसीं आला वाना तक पहुँचाते जे, और इस पिछे हुए तबके तो ਜਿਹੜੇ कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ दिन रात मेहनत करते जे, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਾ ਵਾਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਪਰੇ ਮਹਿੰਗੀ, बीज महंगा। इसी तरह ही मंडी ते खड़न वास्ते ट्रांसपोर्टेशन जी है, ट्रांसपोर्ट से जी खरीदा वो भी महंगी है, तेल महंगा है, हर चीज़ की महंगाई आ। ग्राफ तां जा रहा है ਜਦੋਂ कि साड़ी इनकम जी थले जा रही है। इस वास्ते सानू अगे जिहड़ा सी ना महंगाई दे विच
ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਅੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਭੀ, ਆਲੂ, ਗਾਜਰ ਤੇਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਯਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਯਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ लिया जाए, जिनस उस रेट पे उस मुल्क से साढ़े को खरीदे। मतलब साहब आपने देखा होगा कि आप रेट की बात करते हैं, कुछ लोगों को तो पिछले साल के रिफंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। किसान किस तरह से बिल्कुल मैं उस पास आऊँगा कि फर्दर किस तरह से काम करना है। साढ़े अपनी जड़ियाँ मिलां ने इस एरिए दे विच मकसद इस चीज़ का है कि कदी कदी तो सोचण ते इंज मजबूर हो जाता कि पता नहीं सिर्फ सरमायादार का मुल्क आ। जिदा राणा साहब ने कहा कि जी रीढ़ दी हड्डी की हैसीयत असीं रखते हैं, छोटा जिमीदार जिहड़ा है वो इंतहाई पिसिया हुआ है, ना तो वो कोल पूरी अपनी साथी ट्रांसपोर्ट है कि मिल च कमा लै जाए, उन्हें मिडल मैन नूं देना है। मिडल मैन जिहड़ा है वो अपने थां रो रहा है कि मेरे को कटौती बहुत ली जा रही है। मिल रेट हुण इस टाइम दे रही है तकरीबन 480 तो ला के 520 रुपए तक, बिल्कुल लगी फब्बी लाई जा रहे हैं। उस रेट नूं सानूं वो भी जदों लैके जांदे आ उहदे च कटौती ला दिंदे आ अपनी मर्जी नाल। कोई उत्थे व्यापारी या दूसरा या मिडल मैन उत्थे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तो साबित ये होया कि चंद एक लोगों का टोला रलिया जिहड़े सरमाएदार ने वो औने पौने सानूं लुट रहे हैं। ये कोई पॉलिसी नहीं कि देखो ना साडी बाहर प्लानिंग अगर होवे कि चीनी इन्नी साडे कोल पई आ, इन्नी साडी डिमांड आ, इन्नी मार्केट च साडी लगनी आ, बाकी असीं एक्सपोर्ट करिए। पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे, वो जान लगे कमीशन, फिर इंपोर्ट कर देंगे, आउन लगे कमीशन। ये कमीशन माफिया जिन्ना तक कमीशन माफिया का मुहासबा नहीं किया जाएगा, जिमीदार होना तक खुशहाल नहीं होएगा। इस वास्ते जिमीदार नूं जिहड़े ज़रे मुबादला कमाउंदे, इहदी मिसाल एक होर मैं दांगा इस तरह कि 2023 दे विच ना कणक मंगाई यूक्रेन तो, बिल्कुल इसी तरह से वो यूक्रेन की कणक जिहड़ी है ना सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास सी। बिल्कुल क्वालिटी भी उसकी उस तरह से नहीं थी। आपने देखा होगा कि किसान तब भी परेशान था। अक्सर अगर हम अरसे दराज से एक प्रैक्टिस देख लें, कभी शुगर जो है वो इंपोर्ट कर दी जाती है, फिर बाद में जो मसाइल का सामना करना पड़ता है वो करना पड़ता है एक आम आवाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान को या किसान को। फर्दर भी जी बात करेंगे इस टॉपिक पर। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से। पाकिस्तान का जब भी इंटरनेशनली नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान के साथ एक टाइटल मंसूब है, वो है एग्रीकल्चर कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के किसान ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितनी अहलियत, जितनी ताकत, जितनी कैपेसिटी वो लोग रख रहे हैं, उस कैपेसिटी को कैप्चर करने के लिए हुकूमती सतह पे जितना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, हुकूमती पॉलिसीज़ को जितना बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर गैप महसूस होता है। भट्टी साहब, आप मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि अगर हम हुकूमती सतह पे देखें तो आप ज़रूरी पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हुकूमती सतह पे ये बात की जाती है कि किसानों को सब्सिडीज़ भी दी जाती है, वो चाहे ट्रैक्टर्स के मामले में हो, वो चाहे खादों के मामले में हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किसान हुकूमती सतह पर ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि जो राइट्स वो डिज़र्व करते हैं वो राइट्स उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। इसमें मैं भी कोई शक नहीं कि हुकूमत कोशिश करती है, जिस तरह उन्होंने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ये कोशिश की है कि किसानों को जो है 10 लाख सब्सिडी पर फ्राहम किए हैं ट्रैक्टर। इसी तरह जो रही ट्यूबवेल हैं उसको सोलर पर सिस्टम शिफ्ट करने के लिए भी उन्होंने इकदाम किए हैं और किसान कार्ड के थ्रू भी हुए हैं। लेकिन देखें ना, अभी आलू और किन्नू की वजह से किसान परेशान है। क्यों परेशान है? कि अफ़गानिस्तान का बार्डर बंद है और उस वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल। और बॉर्डर बंद होने की वजह से
किसान इस हालत तक चला गया है कि वो अपन ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जो मेरे खर्चे आ रहे हैं पटाई के और आलू के सारे और ट्रांसपोर्ट के, तो वो तो सोच रहा है कि मैं इसके यहाँ पर ही इसको जो है ना रूटावेट फेर के उसको ख़त्म कर दूँ। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि खदारा अगर वो बॉर्डर बंद है तो कम से कम किसी और रास्ते से ईरान के थ्रू किसी और के थ्रू हमारी जो है ना एक्सपोर्ट उसको जारी किया जाए, और इसको सिर्फ लेटर की हद तक ना किया जाए कि हमने फ़लाँ हुकूमत को और फ़लाँ मुल्क को हमने लेटर लिख दिया है, क्योंकि जब तक आप लेटर का इंतज़ार करेंगे उतनी देर तक वो किसान तो रुल जाएगा। बिल्कुल तो इसलिए जो उसके मुतबादल रास्ते हैं वहाँ से उसको सपोर्ट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो हमारे किन्नू के किसान हैं और आलू के किसान हैं वो उस वक्त इंतहाई परेशान हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, आपने भी देखा होगा कि बहरहाल ये बातें बड़ी होती हुई दिखाई देती हैं कि किसान जो है वो बाय प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाता। अभी जैसे मैंने भी वीडियो का एक जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है कि आलू जानवरों को डाले जा रहे हैं, ठीक है, गोभी जानवरों को डाली जा रही है, तो किसान अपनी प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ क्यों नहीं गौर कर रहा? क्या हमारे किसान के पास वसाइल उतने नहीं हैं? यहाँ पर प्रॉब्लम किस तरह से आती है? क्योंकि अगर किसान इस पे काम कर लेगा तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानी आ सकती है। महवेश, इसमें तो हुकूमत को चाहिए कि यूनियन काउंसिल लेवल पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ, क्योंकि किसान के पास तो वसाइल नहीं है। अगर यूसी लेवल पर आप एक स्टोर वहाँ पर कोल्ड स्टोर बनाएं, यहाँ पर वो आलू महफूज कर सके, अपनी गंदम महफूज कर सके, इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ना उसको तरजीह जाए। हमने अंजुमन काश्तकारान पंजाब की तरफ से ये स्टेप लिया है और हमारे मुज़ाकरात जो हमारे मरकज़ी सदर हैं राना इफ्तिखार साहब, उनके राना तनवीर साहब से बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं और परसों हमारी बाकायदा 2 रोज़ा मीटिंग भी लाहौर में इस सिलसिले में है। इसमें हम इंशाल्लाह हमने फैसलाबाद डिवीज़न और खानेवाल डिवीज़न में पूरी वर्किंग की है। यहाँ पर हम ऐसे मॉडल गांव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है ना वो फ़रोग देंगे। हुकूमत इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारे साथ मुकम्मल तावन कर रही है और परसों हमारी लाहौर में 2 रोज़ा मीटिंग इसी सिलसिले में है, ताकि हम यूसी लेवल पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाएं यहाँ पर किसान जो है अपनी फसल को जो है महफूज कर सके। जब उसका रेट बेहतर हो, देखें ना अभी मसाइल हैं, बॉर्डर बंद है, बिल्कुल, तो अगर हमारे पास वो किन्नू और आलू को महफूज करने का वो वसाइल हों हुकूमती सतह पर तो हम उसको महफूज कर सकें, और जब उसका रेट बेहतर हो तो हम वहाँ बिल्कुल सही वक्त आने पे सही रेट भी मिल जाता है। कल्लू साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि अगर हम देखें ना कि 2 तरफ़ा बात करें, हमेशा से ये बात भी की जाती है किसान की जानिब से भी कि हमारा किसान भी उतना अवेयर नहीं है, क्रॉप जोनिंग के मामले में किसान को नहीं पता हमारे किसान की क्या प्रैक्टिस है। अगर लास्ट ईयर किसी को गोभी से अच्छा मुनाफा मिला है, दूसरे किसान ने भी देखना है कि मैं भी इस तरफ आता हूँ, बजाय इसके कि ये बात सोचने की कि हमें ज़रूरत किस फसल की है। शुक्रिया महवेश। जिस तरह के राणा साहब क्या ना कि अवेयरनेस लोगों च नहीं है, तुसी कह रहे थे अवेयरनेस नहीं। साडा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤयन ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ फसल काश्त कर लगे हैं, गोभी काश्त करनी, ਉਹਦੀ रेट बनाया जाएगा। अगर गौरमेंट की तरफों उस रेट पर चुकी जाएगी, उस तनासब के नाल अगर गोभी का रेट नहीं बनया तो गाजर काश्त करेगा। ਉਹਦੇ 'ਚ अवेयरनेस पैदा किन्ने करनी है? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਆ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤयन ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ कि ਤੁਹਾਡੀ गोभी का वा 15 रुपए रेट, गाजर का ਤੁਹਾਡਾ 20 रुपए रेट आ, फिर साड़ी जमीन ते तनासब किया जाए कि मेरे को 10 एकड़ तू 3 एकड़ गोभी काश्त करनी है तो 2 एकड़ बिल्कुल गाजर करनी है, 7 एकड़ जी तेरे को मगर बाकी या 6 एकड़ बचती है वो तुस जाके आलू भी तनासब इस तरह साड़ी कीमत तयन होने तो ही होएगी। मतलब मैं दी मिसाल देना कि कणक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काश्त में काफ़ी लोगों ने सरों की है। वो सरों काश्त करने का मकसद की है कि उत्ते साडा खर्चा घट है, इनकम चाह सके। जे अगर गौरमेंट ने वो ना कोई वाधा घाटा किया तो सानू इनकम चंगी आ सकती है। लामला जी गल है कि कोई भी नुकसान नाल नहीं जाएगा, अपने फायदे हर बंदा जाएगा। जो साड़ी कीमत तयन होएगा ना फिर असीं उस तनासब के नाल अपनी फसलों काश्त करांगे। रह गई कणक, कणक का मसला हुण ये आ, कणक साढ़े को औने पौने खरीदी गई 2022 ਨੂੰ 1800 तो लग के हुण उही कणक 4500 ਨੂੰ जा रही है। क्या वो कोई उन्होंने सरखाब का पर लग गया?
क्योंकि वो साढ़े छोटे जिमीदार को वो जिमीदार को ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਕੜ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਗੱਡਿਆ ਪੰਜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ पेमेंट, ਜਿਹੜਾ छोटा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है ना वो ज़्यादा पिस जाता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि फिर वो अपने घर का जो चूल्हा है वो भी बड़ी मुश्किल मैं से उसे चला पासे आ रहा कि ऐसे हालात हो जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छोटा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ है ना वो स्टोर करने कोई चीज़ हैगी आ। ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣਾਵੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3500 ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, 4000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 3500 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 3500 ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ ਖਰੀਦੇ, सही आप खरीद के प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम ते ना। इसकी क्या रीज़न है? गवर्नमेंट आप 3500 ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਚਲਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਤਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾ, ਮੈਦਾਨ, ਪਹਾੜ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਨਹਿਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 3 ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, कराची चल जाओ बाहर टाइम मौसम आ, इतने सर्दी है। इस वास्ते इतने किसी चीज़ की कमी नहीं हैगी। कमियां तो सिर्फ साड़ियाँ निश्तां दी कमियां ने, तो सिर्फ उन्होंने सही तरीके नाल इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं गौरमेंट की करती है कि ठीक है मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तुसीं कणक लाओ फॉर एग्जाम्पल पंजाब गौरमेंट ने कहा, लेकिन वो खरीदी क्यों नहीं गई? आप आवाज़ दे के 4000-3900 दी, तो रहमो करम कहते छड़ दिता मिडलमैन ते, थर्ड पार्टी रहमो करम छड़ दिता सरमायादार ते। वो सरमायादार जिद्दां हुण मिलां वाले जड़े ने वो चंद लोग ने, मतलब 100 दे राउट बाउट होणगे, 200 होणगे। असीं ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ज़्यादा वो अपना कट्ठ कर लेंदे ने। साडा कट्ठ जरूर है, साडियां तनजीमां काम कर रही ने, कोई शक नहीं, बहुत अच्छा वर्क कर रही ने, लेकिन वो इस लेवल ते निंगे आन के इकट्ठे हो रहे कि सारे लोग नहीं इकट्ठे। जिद्दां कि असीं पिछले 2 साल पहले इस्लामाबाद धरना दिता, बड़ा कामयाब धरना सी, लेकिन उत्थे साडे नाल बेन्याई बहुत हुई। फिर साडे इस तरह के हालात इस तरह के अगे कि मौजूदा गौरमेंट मरकज़ दी है या सूबाई आ या किसी भी जिले की, साडे किसी भी सूबे की आ, सानू किसी ना कोई नहीं, सानू सिर्फ ये आ कि सानू कोई साडी पार्टियां जड़ियां ने साड़ियां अलग ने। सिर्फ इस चीज़ का गौरमेंट को असीं दसना चाहुंदे हां कि जिहड़ा आम जिमींदार है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਖੋਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ज़्यादा ने, तो वसाइल जड़े वो गवर्नमेंट ने खोए। साहब आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे ज़मींदार जो है ना वो अपनी ज़मीनें बेचते जा रहे हैं। वो ये बड़ा मसला है। एक हम ये बात करते हैं ना कि हम एक ज़रूरी मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटे ज़मींदारों के हालात देखें तो वो अपनी ज़मीनें बेचते हुए उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के कानून ये आंदा है कि तुसीं जड़ी बंजर ज़मीन है ना उत्ते कलोनी कट सकते
ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ कॉलोनी च बिल्कुल नहीं कटी जानी। बिल्कुल इसी तरह से ये कॉलोनियाँ ज़मीन जो कटी है, जा रहे हैं। ये हम लोगों की पहचान है, और जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है, नो डाउट कि हमें इस पे बैठ के थोड़ी सी इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो किसान तबका है वो भी खुशहाल हो, एक आम शहरी जिसकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी होती है वो भी खुशहाल दिखाई दे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से। किसी भी मईशत को बढ़ाने के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह ताला ने इसे 4 मौसम दिए हैं, जहाँ पर सहरा भी है, जहाँ पर मैदान भी है और जहाँ पर टैलेंट भी है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर किस तरह से चलते हैं। जब पॉलिसीज़ बनाई जाएँ तो स्टेक होल्डर्स के साथ कितनी मुशावरत की जाती है। अगर हम पिछले सालों का एनालिसिस करें तो उनका क्या फ़ीडबैक रहा है, उस फीडबैक को किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज़ में शामिल करके एक बेहतर डायरेक्शन और एक बेहतर समत के तौर पे मुल्क में लेकर चल सकते हैं। भट्टी साहब, अगर हम साल 2025 का थोड़ा सा एनालिसिस करें किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साल किस तरह से देखते रहे? देखिए जी, किसान पिछले साल आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा गंदम की वजह से परेशान था, और अभी हाल ही में वो आलू और किन्नू की वजह से परेशान है क्योंकि बॉर्डर बंद है। बिल्कुल। अगर इसमें कुछ बेहतरी आई है तो वो ज़ाहिर है किसान कार्ड और जो सोलर ज़रिए ट्यूबवेल थे उसके ज़रिए, या जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थी, ये कुछ स्कीमें ऐसी थी कि जिससे बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अभी गन्ने का सीज़न चल रहा है और गन्ने में हमारे तकरीबन 18 अजला में हमारे जो अंजमन काश्तकारान पंजाब है, ये हमारे जो मरकज़ी सदर हैं राना इफ्तिखार साहब, उन्होंने 18 अजला में अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हैं, और बाकायदा कैन कमिश्नर पंजाब जो कि डायरेक्टर जनरल फूड भी हैं, उनका नोटिफिकेशन हमारे 18 अजला में है। और हर शुगर मिल में बाकायदा जो है ना हमारे नुमाइंदे मुतहर्रक हैं और हमारा आपस में ग्रुप भी बना हुआ है। मैं अपने किसानों से ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी किसान को अगर कोई पेंडिंग उसकी पेमेंट है पिछले साल की या उससे पिछले साल की, वो हमसे रब्ता करे। इंशाअल्लाह ये इंश्योर करेंगे कि उसकी जो साबका बकायाजात हैं वो भी दिलाए जाएं, और इसी तरह अगर उनके पास कोई रेट का इशू है वो बेशक अपना प्राइवेट कंडे से अपना वज़न करवा के लेके जाएं। और ये देखें कि ये कैन कमिश्नर पंजाब का लेटर है, इसमें बाकायदा ग्रास वज़न की जो है अलग से उसको पर्ची दी जाएगी। जो ग्रास वज़न है जब वो उसकी ट्राली चलेगी वहाँ पर, और उसको CPR के ऊपर भी नोट किया जाएगा और अलग से उसको ग्रास वज़न की पर्ची दी जाएगी। और जब उसकी ट्राली खाली होकर आएगी तो उसका दोबारा वज़न किया जाएगा ताकि उसमें से पता चल सके। और इसी तरह अगर कोई भी शुगर मिल कटौती करती है तो ये जो हमारे 18 अजला में हमारे नुमाइंदे हैं, किसी भी नुमाइंदे से आप रब्ता करके आप हमें बताएं। इंशाल्लाह जो आपकी कटौती है वो भी वापस करवाएंगे, और जो पिछले साल की पेमेंट आपकी पेंडिंग है वो भी हमने दिलवाई भी है और दिलवा भी रहे हैं। भट्टी साहब, यहाँ पर अगर मैं कहीं पर गलत हुई तो मुझे बिल्कुल ये रेक्टिफाई करिएगा। ये कैन कमीशन हर साल बनता है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि किसान फिर हमें यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि रिफंड्स के मामलात में इल्तवा का शिकार है। लेकिन इस साल आप किस तरह से देखते हैं कि इस साल का कैन कमीशन किस तरह से डिफरेंट है? इस साल इस तरह कुछ बेहतरी है कि एक तो जो हमारे नुमाइंदे हैं इनका आपस में जितनी भी तंजीमें हैं, हमारे अलावा भी जो तंजीमें हैं ना, हमने आपस में एक ग्रुप बनाया हुआ है, और हर शुगर मिल में बाकायदा हमने वो फ्लैक्स अवेज़ा की है जिस पर हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। हमने फेसबुक पर भी व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाकर हमने शेयर किया है कि कोई भी किसान जिसकी पेमेंट पेंडिंग है वो हमसे रब्ता करे। हम तो यही कर सकते हैं ना। और इसी तरह अगर कोई कटौती का इशू है, हाँ, किसान से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो गन्ने जो गन्ने के आगे आग होता है ना, वो ज़ाहिर है उससे चीनी नहीं बनती, सही, उससे, और जो उसका छिलका है खोरी जिसको हम बोलते हैं, खोरी और आग से पाक साफ़ सुथरा गन्ना लेके जाए तो इंशाल्लाह उसका जो भी जायज़
मसला होगा वो इंशाल्लाह हल भी कराएंगे। और कैन कमिश्नर साहब हमारे साथ मुकम्मल राब्ते हैं, जितने भी डीसी हैं डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले के वो हमारे साथ राब्ते में हैं, और मुतलका एसी हमारे साथ राब्ते में हैं। अगले दिनों हम मेरे पास क्योंकि चिन्योट और ख़ुसूसन जांका ज़िला है, और लेकिन हर ज़िले में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से बाकायदा जो है ना उनके एडिशनल कमिश्नर से हमने रब्ता किया, और उन्होंने हमें बताया कि हमने एक जो वहाँ पर तहसीलदार हैं हाफ़ज़ तनवीर अहमद, उन्होंने बाकायदा हमें लेटर दिया कि हमारा ये नुमाइंदा प्रॉपर जा रहा है, और कोई भी मसला हो तो हम इंतज़ामिया के भी साथ राब्ते में हैं, कैन कमिश्नर साहब के भी साथ राब्ते में हैं, और अपनी जो तंजीम है उसके थ्रू भी जितनी भी बल्कि हमारी तंजीमें हैं। इसी तरह से किसानों को एक फोरम देना चाहिए जहाँ पर वो अपने मसाइल को एटलीस्ट उजागर तो कर सकें। कल्लू साहब, आप 2025 को किस तरह से देखते हैं? अगर हम देखें इसमें सैलाब की सूरत हाल भी रही, गंदम के रेट के भी मसाइल रहे, तो अगर मजमूई तौर पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो आप किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया महविश। 2025 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਖਾਦ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 480 ਤੋਂ 520 ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਰਾਇਟੀ ਨਾਨ ਵੈਰਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੈਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸਾਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਰਕਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਨਾਲੋਂ 23 ਨਾਲੋਂ 2025 ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿ 2200 ਤੱਕ, 1800 ਤੋਂ 22, 23, 2400 ਤੱਕ ਕਣਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਟਾ 5600 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਬਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਘੁੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਟਾ 5500 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟਾ 5600 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਕਣਕ ਲਈ ਆ, ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਵੇ, ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 150 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੇਰੀ 4000 ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 270 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 275 ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। पौने 300 ਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ 2200 ਨੂੰ। बिल्कुल इसी तरह से कास्ट मेरी बढ़ गई, इनकम मेरी घट गई, क्या ज़्यादा पैदा कि हर गुजरता दिन ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर गुजरते दिन एक नया चैलेंज उन्हें सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और हुकूमती सतह पे नो डाउट इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट है वो उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। फर्दर इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTN10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं किसानों के मसाइल के हवाले से। भट्टी साहब, अगर महंगाई की रेशो को देखें तो एक आम इंसान जो कि पब्लिक से ताल्लुक़ रखता है, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि रोज़गार के मौक़े नहीं है, कारोबार मुतासिर दिखाई दे रहा है। अगर हम बाज़ारों में चले जाते हैं तो ताजर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि किसान खुशहाल नहीं है, तो इस वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। आप महंगाई की शरह को किस तरह से देखते हैं? अगर मजमूई तौर पर इसका सोसाइटी के साथ एनालिसिस किया जाए तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि किसान कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? इसमें महवेश कोई शक नहीं है कि मार्केटें में अगर रौनकें नहीं है ना, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि किसान परेशान है। यकीन करें, अगर किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिल जाए तो मार्केट की रौनकें भी बेहतर हो जाएं, क्योंकि जब वो अपनी बच्चियों की शादियां करता है, अपने तलीमी अखराजात पूरे करता है, जब उसको फसल का मुआवजा मिलता है। अभी देखें ना, अभी उसका किन्नू जो है वो नहीं उसका फ़रोख्त हुआ, आलू उसका फ़रोख्त नहीं हुआ, तो परेशान तो होगा ना, क्योंकि उसने तो खर्चा करके अपनी फसल को पाला है। अब उसका वक्त आ गया कि उसको मुआवजा मिले, और मुआवजा जब मिलेगा तो वो उससे बच्चों की शादियां भी करेगा, उससे वो सारी बाज़ार की रौनकें भी बढ़ेंगी। बाज़ार की रौनकें इसी वजह से मान है कि किसान परेशान है। जब तक आप अपने किसान को जो है ना उसकी हालत बेहतर नहीं करेंगे, ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाएंगे जिससे आपका किसान जो है ना, देखें सीड देख लें, सबसे अहम बीज होता है, क्योंकि जब आप इस मिट्टी में इस बीज को आप बोते हैं तो जब उसका रिज़ल्ट उसको मिलेगा तो उससे जो है ना किसान की सारा दारोमदार इस चीज़ पर होता है। बिल्कुल इसी तरह से देखें, पिछले साल हाइब्रिड बीज जो है चावल के, उसमें वो दाना नहीं बना, जिस वजह से किसान परेशान हुआ था। फिर इस पर कमेटियां बनी और वो, लेकिन इसके बावजूद उन कंपनियों का मुहासबा होना चाहिए जो जाली सीड फ़रोख्त करती हैं, जाली ज़रई अद्वियात फ़रोख्त करती हैं, जाली खाद तैयार करके फ़रोख्त करती हैं। हुकूमत को भी मुतहरक होना चाहिए, महकमा एक्सटेंशन को भी इस बारे में मुतहरक होना चाहिए, और ऐसी सीड कंपनियां जो खुसूसन जाली सीड तैयार करती हैं या फ़रोख्त करती हैं। देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपका दर्जा हरारत बढ़ गया है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप उसी लिहाज से हाइब्रिड बीज तैयार करें ताकि वो मौसम को बर्दाश्त कर सके। अगर वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो किसान तो बेचारा रुल गया, उसने तो अपनी मेहनत की, अपनी ज़मीन को तैयार किया, अपनी फसल को बोया, जब उसको दाना बनने का टाइम आया तो उसमें दाना नहीं बना, तो मुझे बताएं फिर ये कसूर उन कंपनियों का भी है, और हुकूमत को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसी सीड कंपनियां जो कि बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर किसी टैग के, देखें ना, सीड सर्टिफिकेशन बाकायदा एक फेडरल अदारा है जो बाकायदा सीड को पास करता है, मंजूर करता है। अगर उसके बगैर कोई कर रहा है तो उसका मुहासबा भी होना चाहिए और उसको गिरफ्त में लेकर। यहाँ पर भट्टी साहब किसान इतना अवेयर नहीं है सर्टिफाइड सीड्स के हवाले से। आपने देखा होगा कि इस पे किसान हमेशा ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि सर्टिफाइड बीज जो हैं वो फसल के लिए बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पहचान में मुश्किल हो रही होती है। वो महवेश इस वजह से है कि किसान, ये भी आपका ठीक है कि उसमें अवेयरनेस की कमी है, लेकिन वो कुछ अपना फ़ायदा, क्योंकि उसके पास जब वसाइल नहीं होते ना तो वो सोचता है कि यार मैं अपनी गंदम जो घर वाली है ना उसको साफ़ करके ना उसको बिजाई कर लेता हूँ। हालांकि अगर उसको उसका मुआवजा मिले, उसके पास पैसे हों, तो वो ज़रूर सीड कॉरपोरेशन जाकर अपना नया बीज ख़रीदारी करके उसको बोए। लेकिन जब उसके पास वसाइल नहीं होंगे वो कोशिश करेगा कि मैं इसी को साफ़ करके इसमें जो है ना जो मोटे दाने हैं, साफ़ सुथरे दाने हैं, उसको बिजाई कर लूँ। लेकिन अगर वो उसके पास वसाइल हों, उसकी फसल का उसको मुआवजा मिले तो वो ज़रूर ज़ाहिर सर्टिफाइड बीज भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इस दफ़ा का एनालिसिस करें तो इस दफ़ा पंजाब सीड कॉरपोरेशन से सीड कम पड़ गया था। मैं अपने फैसलाबाद की मिसाल दूंगा कि फैसलाबाद में इस साल बीज ख़त्म हो गया था और दोबारा इन्होंने डिमांड करके मंगवाया था। तो ऐसी बात नहीं है कि किसान, बिल्कुल सही है, अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौजूदा सिचुएशन की तो हमारे जो वेदर हैं ये भी बड़े स्वेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी बेशुमार रीज़न्स हैं। कुछ ये कहते हैं कि हम जो है विक्टिम हैं इस इन्वायरमेंट के हवाले से। कुछ लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हम दरख्त जितनी तेज़ी से लगाने चाहिए उतनी तेज़ी से दरख्त नहीं लगा रहे, बल्कि कटाई जो है जंगलात की वो बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। किसान इस चीज़ की ज़रूरत को किस तरह से महसूस करता है
यहाँ पर ये बात भी होती है कि किसान जो है अपनी ज़रखेज़ वाली ज़मीन जो है वो बेचता हुआ हमें दिखाई देता है। कल्लू साहब, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहते हैं? शुक्रिया महबूश, मैं इस पॉइंट पर यही अर्ज़ कराँगा कि ज़मीन छोटा ज़मींदार क्यों बेच रहा है। छोटा ज़मींदार इसलिए ज़मीन बेच रहा है कि उन्होंने इनकम नहीं आ रही, हालांकि उन्होंने वेचण च नुकसान है। मेरी नज़र च किस तरह नुकसान है कि गौरमेंट की पॉलिसी है कि जड़ियाँ बंजर ज़मीन आ उहदे ते कलोनी बनाई जाएगी, ज़रखेज़ ज़मीन बिल्कुल नहीं कलोनी च कटी जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद नाल कलोनियाँ कटियां हुई ने और ज़रखेज़ ज़मीन ते ने। ये इस मीडिया के जरिए मैं यो ही गौरमेंट को इल्तजा कराँगा कि इन्हों का मुहासबा किया जाए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री जी आ वो बंजर एरिए ते लाई जाए या मकान या कलोनियाँ बंजर एरिए ते लाइया जान। मतलब मोटरवे आते जी, मोटरवे बनाया, मोटरवे की मिसाल मैं दाँगा, ये मोटरवे इसलिए बनाया सी कि मोटरवे के दोवां साइडों से नज़दीक तरीन जी ज़रखेज़ रकबा है उन्होंने इंडस्ट्री ला उन्होंने काश्तकारी करके फसलां उगा के जिनस ते सब्जियां उगा के ग्वादर की बंदरगाह के जरिए अरबां घलाइया जान। ये पॉलिसी थी। तो बंजर ज़मीन से इंडस्ट्री ला के उहदे ते विच लैदर दीयां चीज़ां या सूतर दे कपड़ा बुन के तो रूस दीयां रियासतां कढ़िया जाए, इंतहाई ज़्यादा इनकम आ सकती है पहले नंबर ते। हुण आउंदा मैं दूसरे पासे रुखां दे बारे, दरख्तां दे बारे। अक्सर असीं ते चूँकि जिमीदार हाँ, जिहड़े पढ़े लिखे लोग आ या मतलब सियासतदान ने ये दस्सिया कि एक दरख्त जिहड़ा है वो 2 AC का काम दिंदा है। देखो जिस तरह कि असीं कट के दरख्त उन्होंने जला छड़िया चुल्हियां के जरिए या उन्होंने लकड़ नूं ज़ाया करता, जिन्नी असीं कटाई करते हैं जिद्दां साडी आबादी वध रही है इस तरह सानूं दरख्त वधाउणे चाहिए सी ਜਿਹੜੇ कि ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ नहीं। बिल्कुल इसी तरह से टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी से मैसेज आप दे दें कि सानू क्या मैसेज अगे साडा आ रहा वा शजरकारी का महीना। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ कि हर बंदा अपने एक नां दा बूटा ना लावे, ना 2 बूटे लावे तो उन्होंने पाले, बल्कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤਸ਼ੁਦਗਾਨ ਨੇ ਵਾਲदैन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ बड़े ज़रूरी ने ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ लाजम ਧੀਆਂ। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान कल्लू साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद खान भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जी, दरख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काश्तकारी मुहिम में आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। वैसे भी कहते हैं कि दरख्त जो है वो सदका जारी है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से किसी भी शहर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरह से दी जाती हैं। शिफा इंटरनेशनल हस्पताल, जहाँ पर सेहत के हवाले से इलाज नहीं किया जाता बल्कि एतमाद जिद्दत का दूसरा नाम भी है। आज के दौर में हम बात करते हैं जहाँ पर पेशेंट्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिफा इंटरनेशनल हस्पताल एक ऐसा इदारा है जो मरीज़ों को बड़े ख्याल से, बड़े टेक केयर स्टाइल से जो है वो इलाज प्रोवाइड कर रहा होता है। शिफा इंटरनेशनल मज़ीद इस शहर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने जा रहा है, कौन कौन से नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, हेल्थ पॉलिसीज़ या हेल्थ सेक्टर में किन इस्लाहात की ज़रूरत है, इस पर जी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर राना इमरान साहब ने, डायरेक्टर हैं अल-शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर इमरान आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले मुझे बताएं कि मैं जब भी शिफा इंटरनेशनल के हवाले से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ एक ऐसा इदारा जहाँ पर पेशेंट सिर्फ अपने इलाज की गर्ज से नहीं आते, जहाँ पर एतमाद है, जहाँ पर जिद्दत है। लेकिन अगर हम फैसलाबाद का थोड़ा सा एनालिसिस करें, यकीनन आप इस बात से एग्री करते होंगे कि एक बड़ा शहर है और इस शहर की ज़रूरियत को फर्दर भी बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। शिफा इंटरनेशनल इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, देखिए फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ कोई 8 से 9 मिलियन है, 80 से 90 लाख। और यहाँ पे जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं, स्पेशली इट इज़ लाइक कन्फाइंड है सिटी एरिया तक और उस तरह से रूरल एक्सेस नहीं है। और अगर हम क्वालिटी केयर की बात करें तो उसके लिए ऑप्शंस और ज़्यादा महदूद हो जाती हैं। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इंशाल्लाह हम एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है फैसलाबाद के लोगों के लिए उनकी सेहत को बेहतर रखने के लिए नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी केयर हॉस्पिटल है
शेखपुरा रोड के ऊपर, और वहाँ पे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। एक बड़ी कॉम्पिटेंट टीम जो है वो रिक्रूट की जा रही है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, और इंशाल्लाह ये इंतज़ार जो है ये बस अब 1-2 वीक का रह गया है, और इंशाल्लाह ताला विल बी स्टार्टिंग आवर सर्विसेज फॉर द कम्युनिटीज़। और उसमें फ़ोकस यही है कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाए, अच्छी केयर के साथ लोगों को एजुकेट भी किया जाए उनकी हेल्थ के ऊपर इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि शहर की जो ज़रूरियात है ना वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी आबादी के तनासुब इस शहर में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में शहरी डिमांड करते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर सेक्टर, और इसमें शिफा इंटरनेशनल का रोल हम हमेशा से देखते हैं कि अरसा दराज से फैसलाबाद की बेहतरी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर इमरान हम शिफा इंटरनेशनल के हवाले से बात करें तो क्या क्या फैसिलिटेशन अभी पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि जैसे भी मैं बात करती हूँ कि क्वालिटी हेल्थ सेक्टर के हवाले से जब भी बात होती है तो हम देखते हैं कि लोगों का जो एतमाद है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हस्पताल पर ज़्यादा बढ़ जाता है। आप आते हैं जिद्दत की तरफ, आप आते हैं वसाइल की तरफ, शिफा इंटरनेशनल में कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं? देखिए, इसमें 2 तरह की सहूलियात होती हैं। एक तो डायग्नोस्टिक्स होती हैं जिसमें कि तशख़ीस का अमल जो होता है उसके अंदर आपकी जो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, एमआरआई मशीन्स, और उसके बाद फिर इसके बाद जो लैब है, लैब के अंदर डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं। तो एक तो ये है कि इन सारी सर्विसेज के लिए हमने क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज एक्वायर की हैं अमेरिका से, कि हम अपनी मशीन्स पे यूएस से जो टेस्ट आते हैं उनको अपनी मशीन्स के ऊपर करते हैं, और उसके ऊपर हम सर्टिफाइड होते हैं कि हमारी जो इक्विपमेंट है, हमारा जो रिजेंट्स हैं, जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं, और उसकी एश्योरेंस जो है वो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यूएसए से ली जाती है, जस्ट टू इंश्योर कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी केयर सर्विसेज हों। इसके अलावा जो स्पेशलिटीज़ में है, लाइक हमारे पास इंटरनल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, उसके बाद न्यूरो है, न्यूरो के दोनों, न्यूरो फिजियोलॉजी भी, न्यूरो सर्जरी भी, और पीडियाट्रिक्स है, न्यूरोटोलॉजी, हमारा आईसीयू सर्विसेज, और बहुत कम हॉस्पिटल फैसलाबाद में ऐसे हैं, शायद एक आध हो, जहाँ पे इंटेंसिव केयर कंसल्टेंट अवेलेबल हो, और वो हमारे पास इंटेंसिव केयर की फैसिलिटी है, एनआईसीयू के लिए है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो डिफरेंट हम तकरीबन 28 स्पेशलिटीज़ हैं जो अभी करंटली वहाँ पे काम कर रही हैं। जो नया प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम जो है वो एक जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं। एक तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो ईआर के लिए, जो इमरजेंसी केयर के लिए जो कंसल्टेंट हैं वो राउंड दी क्लॉक होंगे 24/7, सही, और वो स्पेशलाइज्ड हैं इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। दूसरा जो हम चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैथ लैब, लाइक कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स के लिए एंजियोग्राफी, और उसके बाद फिर उनकी जो प्राइमरी पीसीआई होता है, स्टंटिंग वगैरह, वो सारा कुछ, वो सर्विसेज भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ और ऐड होंगी, उसमें मेडिसिन और सर्जरी के लाइट की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो होंगी, और लॉन्ग रन में प्लान ये है कि इंशाल्लाह ताला फर्स्ट फेज़ में तो हम स्क्रीन करेंगे लोगों को, अगर कोई कैंडिडेट होंगे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के, और इन सेकंड फेज़ इंशाल्लाह ताला यही लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये फैसलाबाद में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इसी तरह से है। और जब भी किसी शहर की बेहतरी के लिए बात करें तो एक विज़न जो है वो शहर को मज़ीद बेहतर बना रहा होता है, क्योंकि जब एक विज़न क्लियर हो जाता है तो फिर उस पर प्लानिंग करना जो है आसान हो जाती है। और शिफा इंटरनेशनल का जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है कि फैसलाबाद के जो मरीज़ हैं उन्हें फैसिलिटेट करना है, बल्कि फैसलाबाद की जो सराउंडिंग से जितने लोग भी इलाज की गर्ज से आ रहे होते हैं उन्हें भी फैसिलिटेट करना है। इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान, अगर हम इस शहर की ज़रूरियात के हवाले से बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का अगर हम मुआवजना करें, तो आप महसूस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस शहर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कम्युनिकेट करके या हैंड टू हैंड हेल्प आउट करके? देखिए, एक तो ये है कि हमें सबको एडमिट करना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो, उसका जो रोल है वो बड़ा पिवटल रोल है, उस बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और जिस तरह से कम्युनिटीज़ को वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है, और उनके वो वर्कलोड जो है, डेफिनेटली पॉपुलेशन, एक तो ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और उसकी वजह से जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बर्डन शेयर करने के लिए। अब जिस एक्चुअली चीज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेंगू का था,
अभी चल रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं स्टाफ को वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं। लाइकवाइज कोविड के ऊपर था तो उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि वो सर्विसेज और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जब भी कोई एपिडेमिक होती है, कोई ऐसी आउटब्रेक होती है डिजीज़ की, तो उसके अंदर लीड जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही ले रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से। हमें जो है वो जब हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो मार्केट के अंदर एक ऐसा ट्रेंड होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर भी अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको इम्प्रूव करने का, कुछ सर्टिफिकेशंस की तरफ लोग जाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो उसके लिए जब एक भाग दौड़ शुरू होगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो हर इंस्टीट्यूशन में पेशेंट के ऊपर नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर अगर हम प्राइवेट सेक्टर का मुआवजा करें तो दोनों लाजमो मलजूम है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट सेक्टर अकेला इतना पेशेंट्स का लोड टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ऐसे में पब्लिक सेक्टर को भी आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर इमरान, जब भी हम पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का मुआवजा करते हैं ना, शहरी ये बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अमूमन महंगा होता है, शायद क्वालिटी वो बेहतर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ को प्राइवेट सेक्टर किस तरह से समझता है? क्योंकि जैसे शिफा इंटरनेशनल है, इसका विजन ये रहा है कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना है, वो किसी भी तबके से बिलोंग कर रहे हों, वो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रख रहे हों, उनका फाइनेंशियल स्टेटस किस तरह से है, ये शिफा इंटरनेशनल के लिए हमेशा से मैटर नहीं करता है। तो बाकी प्राइवेट सेक्टर को आप किस तरह से देखते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट? मैं आई इंक्लूड शिफा इन दैट एज वेल, कि शिफा को भी मैं बीच में शामिल कर लेता हूँ। देखिए, हेल्थ केयर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आपको डायग्नोस्टिक्स की बताऊं तो 60 करोड़ की अगर आप एक MRI मशीन लेंगे, 30-40 करोड़ की आप एक CT स्कैन मशीन लेंगे, फिर उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 2 से 3 मिलियन का एक मशीन का जो है वो आप मंथ का दे रहे होते हैं। तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर को उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग नहीं होती। एक तो ये कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, उनके बजट होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिविजुअल की या एक ग्रुप की इन्वेस्टमेंट होती है, और उसके ऊपर जाहिर है आपने अपनी फ्यूचर के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनको भी देखना होता है कि अगर मैं आज थोड़े से पैसे हम सेव करेंगे रीज़नेबल, तो उसमें उसी पैसे से हम कल को इस हॉस्पिटल में नई सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इक्विपमेंट है। अब देखें, प्राइवेट सेक्टर तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर एक इक्विपमेंट जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया है तो वो 1 महीना बंद रहे, MRI मशीन 1 घंटा बंद रहे, एक महीना बंद रहे, या CT स्कैन 1 महीना बंद रहे, तो प्राइवेट सेक्टर तो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह की बहुत सारी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज उनका जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना लेंथी है, उसमें डिफरेंट अप्रूवल्स हैं, और फिर टेंडरिंग है, फिर वो एलोकेशन है, जिस तरह से आप लॉट करेंगे टेंडर जो है। तो आई बिलीव कि जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो एक्सपेंसिव है। अब हम जो लैब की जैसे मैंने बात की थी कि हम एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं अमेरिका से, तो उसकी एनुअल एक फ़ी है, और फिर आप अपनी मशीन्स के ऊपर भी उनकी प्रोडक्ट मेंटेनेंस चल रही होती है, सारा कुछ चल रहा था। तो फिर HR का भी बहुत प्रॉब्लम है। आप किसी हेल्थ केयर स्टाफ को, क्लिनिकल स्टाफ को हायर करेंगे तो यू गॉट टू पे मोर। बिल्कुल इसी तरह से ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ ही चलती रहती हैं। जैसे डॉक्टर इमरान, मैं हमेशा आपसे ये क्वेश्चन करती होती हूँ जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि आपका पॉलिसी एनालिसिस से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। तो अगर हम इसे मजमूई तौर पे नॉट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैसलाबाद, बल्कि पाकिस्तान के अगर हम पूरे सिनेरियो के हवाले से बात करें, तो आप हेल्थ सेक्टर्स की पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गैप कहाँ पर आ रहा है, फिर उस चीज़ को हम एक राइट समथ में लेकर जा सकते हैं। देखिए, पॉलिसीज़ एक लाइन में बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई बिलीव कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं इनको बड़े हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। छोटी छोटी अल्ट्रेशंस करके आप इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको आपका जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है उसका सेकेंडरी टर्शरी केयर हेल्थ सेक्टर है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का टर्शरी के साथ कोई एज सच वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, कोई एज सच लाइजोन नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और आई बिलीव के जितने भी कंसल्टेंट्स हैं अवेलेबल एट रूरल हेल्थ सेंटर्स या जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स तक होते हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग है दिस शुड बी गिवन टू टर्शरी हेल्थ केयर, और डॉक्टर्स अपने रोस्टर के मुताबिक वहाँ पे अवेलेबल होंगे। देखिए, अगर गांव में रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगी, तो अल्टीमेटली लोग जो हैं वो रेफ़र होंगे टू जो सिटी के अंदर सरकारी हॉस्पिटल हैं, या फिर
लोकली जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे बड़ी सहूलियात जो हैं वो बड़ी डेफिशिएंट होती हैं, वो उनकी तरफ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस कॉज होंगी। तो आई बिलीव एक बड़ी सिनर्जी, और उसके लिए आपकी हेल्थ सेक्टर के जो लीडरशिप है, दे नीड टू सिट टुगेदर, नीड टू कम अप विद सम पॉलिसीज़। आप बड़ी अच्छी छोटी छोटी ऑल्ट्रेशंस करके कम रेट के अंदर सस्ती जो है और मियारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगेन मैटर कर रहा होता है कि आप इन तमाम चीज़ों को कितना संजीदगी से ले रहे हैं, आपकी तरजीहात में ये तमाम चीज़ें किस तरह से शामिल होती हैं, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश ना वो हमेशा रहती ही रहती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फीडबैक अप्रोच को किस तरह से शामिल कर रहे होते हैं। डॉक्टर इमरान, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें डिज़ीज़ के हवाले से, तो हमेशा ये बात की जाती है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने डेंगू के हवाले से बात की, जैसे हमने कोविड के हवाले से बात की, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी वायरल डिजीज़ आ रही होती है उसमें हम अवेयरनेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? शिफा इंटरनेशनल इन तमाम तकाज़ों को किस तरह से पूरा कर रहा है? और हुकूमती सतह पे हम देखें कि इंटरनेशनली डेज़ तो मनाए जाते हैं, वो मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हो, वो डायबिटीज़ डे के हवाले से हो, लेकिन उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम लोगों को उस तरह से मुतासिर होती हुई दिखाई देती है कि हम देखते हैं कि उसके जो असरात हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, बजाय इसके कि हम स्कूल्स को भी साथ में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन कैंपेन्स के जो असरात हैं, जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पाते। इसके पीछे क्या राज है और किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से। किसी भी शहर के लिए, किसी भी फ़र्द के लिए सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेहत के हवाले से अगर मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि हम जैसे माशरे के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव माशरे की ज़रूरत है। उसमें अगर फ़र्द जो हैं वो किसी बीमारी का शिकार होंगे या अपना 100% आउटपुट नहीं दे पा रहे होंगे तो प्रॉब्लम जो है, मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर इमरान आपसे ब्रेक के दौरान भी बात कर रही थी और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ नो डाउट इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हो, डायबिटीज़ के हवाले से डे मनाए जाते हैं, वो किसी भी जो मर्ज़ है जो कि बड़ा सोसाइटी में आम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कैंपेन्स मुझे सस्टेनेबल नहीं दिखाई देती। आप इसके पीछे क्या देखते हैं और किस तरह से हम ये सस्टेनेबिलिटी शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है अवेयरनेस के तौर पे सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, एक तो रियलिस्टिक रिव्यू कर लें कि जब कोई ऐसी वॉक आप डायबिटिक डे के ऊपर आप वॉक करते हैं तो होता क्या है कि हम 8-10-15 लोग जो क्लिनिकल साइड के होते हैं वो, और 10-15 क्लिनिकल नर्सेस, हम एक पेनाफ्लेक्स पकड़ के तो अपने एक डिपार्टमेंट से मेन गेट तक वॉक करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है, या इससे एजुकेट आप पेशेंट्स को किस तरह से कर सकते हैं? अगर सेमिनार्स होते हैं तो सेमिनार्स में दो तरह के सेमिनार होते हैं। एक तो सेमिनार है कि आप अपनी जो नॉलेज है उस डिज़ीज़ के बारे में पर्टिकुलरली, और आपकी जो नई तहकीक है या दुनिया में जो नई चीज़ें उस डिज़ीज़ के हवाले से आती हैं उसको आप एजुकेट कर दें दूसरे डॉक्टर्स को बता दें। अब एक सेमिनार हो रहा है डायबिटीज़ के ऊपर, पार्टिसिपेंट भी डॉक्टर्स हैं, स्पीकर भी डॉक्टर है, तो लोगों को एजुकेट कौन करेगा? एक तो ये है कि इसमें दो एलिमेंट हैं। एक तो ये है कि जो करने के काम है कि जब एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल किसी भी क्रॉनिक इलनेस से सफ़र करता है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस वगैरह, कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो लंबे अरसे से उसको चल रही हो और मुस्तकिल डिज़ीज़ हो, उसके ऊपर हमें खुद डॉक्टर्स का ये रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को एजुकेट करे, उनको बताए कि इस सूरत हाल में ये आपको डिज़ीज़ क्यों हुई है, इसकी तशख़ीस हमने किस तरह से की है, कौन सी मेडिसन है जिससे ये कंट्रोल रह सकते हैं, और लाइफस्टाइल आपको मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ेंगी, आपको अपनी लाइफ में क्या अल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने पेशेंट को बतानी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो फिर माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर देंगे पेशेंट को, दूसरी तरफ ऐसी तरफ लगा देंगे स्टोरीज सुना के। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि इस पे पब्लिक पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा मर्ज़ है तो वो ख़ुद भी तहकीक करें उसके ऊपर, और हर बंदे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या बीमारी है,
वो कैसे हुई थी, कैसे फैलती है, कैसे कंट्रोल होती है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी। डॉक्टर इमरान, यहाँ पर मैं एक बात करना जी, चाहती जी। हूँ। आपने कहा कि हर इंसान को पता होना चाहिए, उसे तहकीक करनी चाहिए, लेकिन अमूमन जो आजकल हम मॉडल जिसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो चैट जीपीटी है। हम देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे रहे होते। मुझे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, मैं क्या अपना फ़ोन निकालती हूँ, मैं चैट जीपीटी को अपनी कमांड देती हूँ और फिर मुझे लगता है कि अच्छा ये बीमारियाँ मुझे हो सकती हैं, अब मेडिकेशन मैं खुद से कुछ देख लेती हूँ। तो आया आज के दौर में ये तमाम प्रैक्टिस आप बीइंग अ डॉक्टर क्या समझते हैं कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, मैं तो बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ। देखिए, आप नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी एक डिजीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हेडेक है, पर्सन ए को हेडेक है और वो चैट जीपीटी पे लिखे कि हेडेक की प्रोबेबल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो वो एक सिंपल माइग्रेन से लेके, एक सिंपल रेस्टलेसनेस से लेके वो ब्रेन ट्यूमर तक सारी चीज़ें बता देगा। बिल्कुल। तो हु विल इवेलुएट? हम एक एग्जामिनेशन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसमें आप पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। आप किसी को पेट दर्द है तो डॉक्टर उसको पेट को पल्पेट करता है, चेक करता है, हार्ड है, टेंडर तो नहीं है, सॉफ्ट है, सही। यू नो, बहुत सारी चीज़ें। इट्स नॉट सो इजी टू के जी हम डॉक्टर, आप एकदम चैट जीपीटी डाउनलोड कर लें और आप यू आर एन एक्सपर्ट डॉक्टर। हाँ, ये मैं ज़रूर इनकरेज करता हूँ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो ब्लड प्रेशर के बारे में इतना तक पढ़े कि अगर इन केस मेरा रात को घर बैठे अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हाउ शुड आई रिएक्ट टू इट। बिल्कुल। मतलब अब कॉमन आप गांव में चले जाएं, पूछ लें किसी से, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, रात को मैं ठंडे दूध के 2 गिलास पी के या 1 गिलास पी के लेट गया, इस जिसकी कि कोई एज सच क्लिनिकल रेलेवेंस है ही नहीं है। सही। तो देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसके लिए कि डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर को करनी चाहिए। और उसके बाद अपनी डिजीज़ के हवाले से, हाँ, मैं ये इस बारे में तो कोई भी पढ़ता और अमल नहीं करता कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को, मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो मुझे मीठे से दूर रहना परहेज चाहिए, करना है, लेकिन अपनी डाइट में क्या हमने अल्ट्रेशंस करनी है, इसके बारे में कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे ट्रेंड है ना, आप जब एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो आप एक डिनाइल की फेज़ में भी होते हैं। मतलब मैं कोई मीठा खा रहा हूँ, मुझे कोई कहेगा, मैं कहता यार मैंने तो 3 दिन से मीठा नहीं खाया था, तो आज मैं खा रहा हूँ। या फिर दूसरा जो उससे भी खतरनाक ट्रेंड है कि मैं 1 गोली ज़्यादा खा लूँगा। हाँ, ये प्रैक्टिस तो मेरा ख्याल है लोग सेल्फ हमेशा करते हैं। मेडिकेशन, डिस्पाइट ऑफ दिस चैट जीपीटी और गूगल और सारी चीज़ों के, पूरी दुनिया में जो ऐसे मुल्क जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिस्करेज किया जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चैट जीपीटी कभी भी डॉक्टर का अल्टरनेट नहीं हो सकता। आपको कभी भी कोई मुश्किल है हेल्थ के हवाले से या मेंटल पीस के हवाले से, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है दैट शुड बी अ डॉक्टर, ताकि आपके जो पेशेंट है उसका एक मर्ज़ है, उसे डायग्नोज तो एटलीस्ट सही तरीके से किया जाए। लेट मी ऐड वन वेरी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए, हमारा किसी का मोटरसाइकिल या गाड़ी ख़राब होती है ना, तो कहता है यार सबसे बेस्ट मैकेनिक बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक इसी है तरह जी, से। खर्चे की परवाह नहीं करें, मुझे बेस्ट मैकेनिक बताएं। और जब बंदे की अपनी सेहत और ज़िंदगी का सवाल आता है, फिर हम कंप्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। ठीक है ना, कभी कोई ऐसा बंदा है जिसका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया और उसने चैट जीपीटी से चेक करके तो उसको खुद ही ठीक करना शुरू कर दिया। कभी भी नहीं। लेकिन हम सारी कंप्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी के बारे में करते हैं, अपनी सेहत के ऊपर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और सेहत पे कंप्रोमाइज़ ये हमारी रूटीन ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अगर हमारा सेल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम शायद 1 घंटा ही इसके बगैर निकालेंगे, फ़ौरन से जाएंगे कि सेल फ़ोन ठीक करवाना है, लेकिन अरसा दराज से हमारे अंदर सिम्टम्स रूनुमा हो रहे होते हैं किसी बीमारी के हवाले से, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं, हम वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम अपने डेली रूटीन टास्क को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि डॉक्टर इमरान के हम लोगों को ना एक सही कंसल्टेंट की भी पहचान नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़ी जल्दी हम किसी भी क्वैक के हाथ लग जाते हैं। तो एक सही कंसल्टेंट, एक अच्छे अस्पताल और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान आपकी नज़र में क्या है? देखिए, एक तो बज़ाहिरन क्वालिफ़िकेशन है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक तो बज़ाहिरन क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास जो भी स्किल्ड और क्वालिफाइड बंदा हो, आपने वहाँ पे उनसे जाके चेक करवाएं। क्वैक से बिल्कुल भी जो अंडर क्वालिफाइड हों या जो कि डॉक्टर हो ही ना, आप उनसे, अब होता क्या है यूजुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसान की एक कॉमन साइकोलॉजी होती है, एक कंडीशन होती है, उससे खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मेट दिस डॉक्टर साहब और उन्होंने बड़ा मज़ेदार तजिया किया। मैं उनके क्लिनिक पे गया तो वो बहुत ज़्यादा रश नहीं था,
बट ही इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर। तो मैंने उनसे पूछा कि सर खैर है आज बड़ा कम उन्होंने कहा यार इतने पेशेंट होते हैं मेरे पास। तो मैंने कहा उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल इफ़ ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, उसको दमा है, तो मैं उसको कह देता हूँ कि आपको दमा है। तो अगर वो बंदा डर जाता है, फिर वो किसी और से पूछता है, वो कहते हैं फलां डॉक्टर को चेक करवाओ। तो जब किसी और के पास जाता है, फॉर क्वैक्स है, तो वो कह देते हैं आपको फेफड़ों की एलर्जी है। सही। अच्छा, वो एलर्जी जो है वो हजम करनी ईजी होती है। अल्टीमेटली लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। मेरा ख्याल है हर वो डॉक्टर जो आपकी बात पूरी सुने, ठीक है, मुकम्मल तौर पे आपकी बात सुने, आपके सारे सवालों के जवाब दें, आपको बताए कि दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, और आपको जो आपकी ज़िंदगी में जो आपने फूड में, डाइट में, एक्सरसाइज, अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशंस करनी होती है, उनके बारे में मुकम्मल गाइड करने के बाद फिर आपसे ये पूछे कोई और सवाल है तो बताएं, सही, वो बेहतरीन डॉक्टर है। सही। और बेहतरीन डॉक्टर का And I इंतखाब must tell you बहुत this, ज़रूरी है। बिल्कुल। I'm sorry to interrupt you in between. अभी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं इन फरवरी इंशाल्लाह, उसके लिए एक टीम हमने हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इंग्लैंड से आए हैं, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया आके। तो चूँकि उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वहाँ पे ज्वाइन किया, एंड वी गेट दिस फीडबैक फ्रॉम द पीपल। पेशेंट हमें फीडबैक दे के जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब हमें 30-30 मिनट चेक करते हैं, एंड दे आस्क अस कि जी आप जो है वो कोई और सवाल है तो बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कल्चर होता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी देख के लोग हो रहे होते हैं कि यार ये इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट फॉर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी, दैट्स फॉर द पेशेंट्स। शिफा इज़ ऑल अबाउट पेशेंट्स कि हम हमारी केयर भी पेशेंट सेंटर्ड है। वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग सेफ केयर। अब ये है कि डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर लोग होते हैं, तो उस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कई चीज़ों की आउटकम बिल्कुल अच्छी नहीं होती, कंडीशन इतनी डिजीज इतनी एडवांस होती है, बट वी टेक रियली डू सिंसियर एफर्ट कि हम पेशेंट्स को जो है ना वो केयर प्रोवाइड बिल्कुल कर डॉक्टर इमरान, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि एक पेशेंट है ना, वो गो थ्रू हो रहा है किसी भी ऐसी फैटल डिजीज़ के हवाले से, उसके जहन में बड़े सवालात आएंगे। सम टाइम वो बड़ा लो फील करेगा, सम टाइम वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। ऐसे में उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करे, और साथ ही साथ उसके साथ जो सफ़र कर रही होती है वो उसकी फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो पेशेंट काउंसलिंग के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग भी बड़ा ज़रूरी हो जाती है कि पेशेंट्स को किस तरह से डील करना है। अगर पेशेंट किसी मूड स्विंग से गुजर रहा है तो हाउ टू टेकल विद दैट पेशेंट इन योर फैमिली। तो इस हवाले से शिफा इंटरनेशनल का रोल किस तरह से है? क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात की, लास्ट प्रोग्राम में भी आपने मुझे बताया था कि आप सिर्फ पेशेंट्स को नहीं देखते, पेशेंट्स की फैमिली को भी साथ साथ कंसोल कर रहे होते हैं कि किस तरह से पेशेंट्स को आगे फर्दर लेकर जाना है, उसका डाइट प्लान किस तरह से करना है, सेहत के हवाले से कौन कौन से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक पेशेंट से मंसूब नहीं होती हैं, बल्कि उसकी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड कर रही होती हैं। फर्दर शिफा इंटरनेशनल इस ज़रूरत को किस तरह से महसूस कर रहा है, बाकी हस्पतालों को इसे किस तरह से इम्प्रेशन हासिल करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTA10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से और सेहत से जुड़े मसाइल के हवाले से, वो कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं। डॉक्टर इमरान, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी पेशेंट काउंसलिंग के हवाले से। इसकी इंपॉर्टेंस को आप किस तरह से देखते हैं, फिर से शिफा के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इंटरनेशनली तो जी पेशेंट जो है वो एक सोल डिसीजन मेकर होता है अपनी बीमारी के हवाले से और अपने इलाज के हवाले से। पेशेंट डिसाइड करता है कि मैंने किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी है, अनटिल के वो कॉन्शियस हो। और उसके अलावा फिर उसकी फैमिली, चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है कि फैमिली के साथ भी, तो शिफा का तो एक हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनमें कंपैशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और लाइकवाइज हम बड़ा अप्रिशिएट करते, देखें पेशेंट को ज़रूरत है उस वक्त होती है एम्पैथी की, हमदर्दी की, प्यार की, टेक निगहदाश्त की, कि लोग उसके इर्द गिर्द जितने भी हैं वो बेशक डॉक्टर्स हों, उनकी फैमिली हो, वो उनको वो एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें जिस सपोर्ट की बुनियाद पे वो बीमारी के साथ लड़ सके। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें फैमिली की तरफ से बहुत सारे बार कहा जाता है कि पेशेंट को ना बताइएगा उसको क्या मसला है। बाहर तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि हमने स्टेप वाइज प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमने अभी
डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं, चूँकि वो एक लंबे अरसे से बीमारी चल रही होती है और वो परमानेंटली पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, सारी ज़िंदगी उनके डायलिसिस होते हैं, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया कि इनकी आप टेक केयर किस तरह से कर सकते हैं घर पे, कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जो कि इनके क्रेटिनिन लेवल्स को वर्स कर देंगी, वाटर इनटेक कैसी होगी, कौन सी डाइट ऐसी है जो इनको लेनी चाहिए, और फिर ड्यूरिंग इंट्रैक्शन विद द पेशेंट उनको किस तरह से अपने मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और फिर आजकल वायरल इलनेसेस हैं कि पेशेंट को अगर लग जाए और वो ऑलरेडी ऑन डायलिसिस है तो उस बेचारे की कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है और डायलिसिस पोस्टपोन हो सकता है। तो वो हमने स्टार्ट इस तरह से किया है। लाइकवाइज हमारे जो NICU है, जो न्यूनेटल ICU होता है, उसमें भी जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं, बच्चे एडमिट होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी स्पेशल काउंसलिंग सेशन किया जाता है। लाइकवाइज जो ICU के अंदर है, अब ये है कि डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट और पेशेंट को जो एक सपोर्ट हॉस्पिटल को प्रोवाइड करनी चाहिए, बिसाइड्स दैट जो मेडिकेशन लिखी है, डॉक्टर अगर सिर्फ 2-4 मिनट के लिए पेशेंट से बात कर ले, उससे गपशप लगा ले, तो आई थिंक पेशेंट जो है वो स्टार्ट फीलिंग बेटर। बिल्कुल इसी जो तरह एतमाद से उसको डॉक्टर से बात करके आता है ना, वो किसी और से नहीं आता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि एक पेशेंट बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रहा होता है, स्ट्रेस से हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे में अगर उसे सही काउंसलिंग मिल जाए तो उसकी डिजीज़ तो एटलीस्ट कम नहीं होगी, लेकिन उसकी विल पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बीमारी से टैकल करने के लिए उसमें एक कुव्वत आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि चीज़ें जो है वो उसके कंट्रोल में कहीं ना कहीं आना शुरू हो रही होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर क्या करता है कि 5 मिनट तक एक पेशेंट को चेक कर सकता है, क्योंकि एक लंबी लाइन बाहर इंतज़ार कर रही होती है, और अमूमन फिर हम देखते हैं कि पेशेंट जो हैं वो थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होते। तो ये चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन खासा मुश्किल लग रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि इसका अल्टरनेट कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, मैं तो फुल क्रेडिट देता हूँ जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, बिकॉज एक तो ये है कि एक जो मेडिकल ऑफिसर है OPD के अंदर बैठे हुए, वो 200-250 पेशेंट चेक कर रहे हैं। फिर ये होता है कि एक चीज़ में हम जो दूसरा सेगमेंट है उसको भी देखना चाहिए कि हमारे जो अटेंडेंट्स हैं फैमिली के, वो चेंज होते रहते हैं, और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए। ऑल्दो के मेडिकल एथिक्स तो डॉक्टर को ये अलाउ ही नहीं करती कि वो मरीज़ की जो मर्ज़ है उसके बारे में किसी और को डिस्क्लोज़ भी करे। मेडिकल एथिक्स, अगर पेशेंट अडल्ट है तो उसकी इवन फैमिली मेम्बर कुछ भी हो, मेडिकल एथिक्स तो अलाउ नहीं करती कि आप उनकी फैमिलीज़ को बताएं कि इसको लिवर का मसला है, इसको हार्ट का मसला है। तो आई बिलीव कि जो दूसरा सेगमेंट है कि घर में अगर एक बंदा हो जिसका, अगर डॉक्टर्स के साथ एक डॉक्टर जो उनके मेन कंसल्टेंट है, ट्रीटिंग डॉक्टर है, अगर उसके साथ 5 मिनट का एक सेशन भी हो जाए और वो फिर आगे फर्दर गाइड कर दे। अब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पेशेंट के बारे में जो है ना डॉक्टर से डायरेक्ट पूछूं, और वर्कलोड ज़्यादा होता है तो इस तरह से ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ जितना बड़ा सेगमेंट इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने कैटर किया हुआ है, हेड्स ऑफ टू दैट। अब बिल्कुल, मैं कल ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें यूके का NHS सिस्टम के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पर तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेने के लिए महीनों लग जाते हैं। जो फिर पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे होते हैं कि आया यहाँ पर एक छोटा सा डेंटल चेकअप भी करवाना है, तो वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान जा कर आएँ। तो एक तरफ अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की ये एग्जाम्पल भी देखें और दूसरी तरफ हमारा हेल्थ सेक्टर देखें, तो कहीं ना कहीं हम फील कर रहे होते हैं कि हम बेहतर हैं, लेकिन ये है कि राइट डायरेक्शन में अभी भी ज़रूरत है। नहीं, बहुत बेहतर है। देखिए वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, ये भी हमें चीज़ को, एक दूसरा ये है कि एक है कि लोग शुरू से अपनी सेहत के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, वैक्सीनेशंस कंप्लीट होती हैं, हर बंदे को पता होता है मेरी कौन कौन सी वैक्सीन हो गई है। सीजनल इलनेसेस, जैसे विंटर आता है उससे पहले लोग फ्लू वैक्सीन है, जो निमोनिया वैक्सीन है वो लेते हैं। अगर कोई क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसको अगर कोई वो निमोनिया की वैक्सीन वो नॉर्मली ले रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि देखें, अभी मैं US में काम करके आया हूँ, वहाँ पे 4 से 6 घंटे ऑन एवरेज वेट टाइम है एमरजेंसी में। वहाँ पे एक ट्रियाजिंग का प्रोसेस होता है कि अगर तो कोई ऐसी रियल एमरजेंसी हो जिसमें जान जाने का खदशा हो तो वो आपको प्रायोरिटी पे कर लेते हैं। अदरवाइज़ 4 से 6 घंटे पेशेंट को वेट करना पड़ता है एमरजेंसी के अंदर, और हमारे लोग बड़े आसानी से कर रहे होते हैं वो। अब यहाँ पे ये है कि डॉक्टर्स रेडीली अवेलेबल, नर्स अवेलेबल है, आप जाते हैं ER के अंदर फौरी तौर पे आपको डॉक्टर जो है वो कैटर कर रहा होता है।
और एक बात समझने की है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर असेस कर लेता है, एग्जामिनेशन कर लेता है, वो मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हर 15-20 मिनट बाद डॉक्टर ने आके नहीं देखना आपको। बिल्कुल। फिर उसके जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर होते हैं, वो वाइटल्स हों, उसकी कंडीशन हो, कॉन्शियस लेवल हो, वो चेक हो रहा होता है थ्रू नर्सिंग और बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो अगर उसके अंदर कोई चेंज आती है तो हमारी चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हेल्थ केयर सेक्टर को भी के ऊपर बड़ा बर्डन है, बिसाइड्स दैट अगर सर्विसेज फौरी तौर के ऊपर मिल रही हैं तो ये मेरा ख्याल है बड़ी काबिल सताइश बात है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से। अब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, फौरी तौर के ऊपर सर्विसेज मिलती हैं। बाहर जो है वो पेशेंट बहुत सफ़र करता है। बिल्कुल इसी तरह से है। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, हमें भी थोड़ा सा अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करने की ज़रूरत हो रही होती है और साथ ही चीज़ों को एक बेहतर अंदाज से लेकर चलने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान, अगर वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो हमारी सोसाइटी में एक फोबिया है वैक्सीनेशन के हवाले से। हुकूमती सतह पर अगर कोई कंपेन लॉन्च कर दी जाती है, वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के हवाले से हो, वो कोई भी ABC डिजीज़ के हवाले से हो, हम वैक्सीनेट नहीं करवा रहे होते एज़ कम्पेयर टू अगर हम डेवलप्ड कंट्री के हवाले से बात करें, जैसा आपने बताया कि वहाँ पर फ्लू से पहले ही वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पेशेंट्स किस तरह से लेकर चल सकते हैं, अटेंडेंट्स में कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेहत के मसाइल के हवाले से। डॉक्टर इमरान, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी वैक्सीनेशन के हवाले से। नो डाउट वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वो मीज़ल्स है, वो सर्वाइकल कैंसर है, वो कोई भी HIV की कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन है, या जितनी भी वैक्सीनेशन है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, खुसूसन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, इसे एक फ़ोबिया बना दिया गया है। आपकी नज़र में इस फ़ोबिया को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? वेल देखिए, वैक्सीन सबसे पहले तो एजुकेशन जी। अब अगर इंसान को ये पता हो कि वैक्सीन काम क्या करती है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे डिज़ीज़ प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स होती रहती हैं। अब पोलियो को आप देख लें, पूरी दुनिया ने एरेडिकेट कर दिया पोलियो, लेकिन वाइल्ड पोलियो वायरस जो है सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह गया। लाइकवाइज ट्यूबरकुलोसिस है कि TB के हर साल जो है 5.5-6 लाख नए केसेस आ रहे होते हैं, और इनमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख ऐसे हैं जो डायग्नोज होते हैं और बाकी अनडायग्नोज चले जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि ये TB है, और वो फिर रहे होते हैं। पोटेंशियल बॉम्ब्स हैं वो। और हर जो मिस्ड केस है एक TB का, वो एक साल में 10 लोगों को TB फैला देता है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी संगीन सूरत हाल है। अगर कोई इंसान वैक्सीन के बारे में ऑनेस्टली पढ़ ले, एजुकेशन खुद ले ले कि वैक्सीन होती क्या है और किस तरह से मुझे प्रोटेक्ट करती है, तो हमारे माशरे में तो आवाम को सड़कों पे आना चाहिए इस बात पे कि गवर्नमेंट हमें फ्लू वैक्सीन भी फ्री लगाए, निमोनिया वैक्सीन भी फ्री लगवाए, ना कि जो फ्री लग रही हैं उनके ऊपर एक उसकी वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह तो एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। और आई बिलीव कि गवर्नमेंट को, देखिए यही छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं जो हमें अडॉप्ट करनी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को सिर्फ वेट नहीं करना चाहिए कि अभी सर्वाइकल कैंसर की हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसके पीछे कम से कम एक क्वार्टर ऐसा होना चाहिए, पूरे 3 महीने ऐसे होने चाहिए जिन 3 महीनों में इस प्रायर टू दिस कैंपेन लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया जाए। लोग को ये बताया जाए कि कितने पेशेंट हैं, बच्चियां हैं जो सफ़र करती हैं इन पाकिस्तान इस सर्वाइकल कैंसर से, और उस सर्वाइकल कैंसर की प्रोबेबल जो पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है या उसको किस तरह से बचा जा सकता है उससे, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। देखिए, आप वेरी सॉरी टू ऑल दी मीडिया चैनल्स, लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और डिस्कस होता नहीं है। कभी प्राइम टाइम के अंदर आप बैठ के लोगों को ये बताएं, आई एम ग्रेटफुल टू सिटी 41 फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम बात कर लेते हैं नेशनल टीवीज़ के ऊपर। इस तरह के प्रोग्राम्स फ्रीक्वेंट होने चाहिए कि आप लोगों को बताएं कि सर्वाइकल कैंसर, अब सारी दुनिया में ये वैक्सीन लग रही है इसी तरह से। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि एक जनरल सी सिंपल सी इक्वेशन समझ लें। जब से हमें होश संभाला है पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है, ऐसे और तब से हम समझ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि ये पब्लिक, ये हमारे जो बच्चे हैं उनको बांझ कर देगी। एग्रीड? एग्रीड, बिल्कुल। लेकिन हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो पहले से भी तेज हो गया है। बिल्कुल, और अरसा दराज से वैक्सीनेशन हो रही है। अगर आप 25 करोड़ हैं और वो 25 करोड़ जो हैं वो कम तो हो नहीं रहे ना,
तो इसका मतलब है बांझ तो नहीं हो रहे। तो 25 करोड़ अगर हैं और आज हमें बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तक एक्सेस नहीं है, तो जो हमारा दुश्मन होगा वो तो ये चाहेगा कि और ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी ग्रो करे, सो दैट इनके पास रिसोर्सेज की कमी है ये और ज़्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में विद द पैसेज ऑफ टाइम और हमारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और बीमारियों में भी, वायरसेस में भी बहुत सारी म्यूटेशंस होती रहती हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा डेंजरस, और उनकी जो स्प्रेड है वो भी ईजी हो जाती है। तो एजुकेशन जो है ना, और इस पर फ्रीक्वेंट एजुकेशन होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि पैदाइश के वक्त कौन सी वैक्सीन लगनी है और क्यों ज़रूरी है। सर्दियाँ आई हैं तो जितने बुज़ुर्ग हैं उन सबको मेरा तो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई वुड रिक्वेस्ट द पंजाब गवर्नमेंट, जहाँ इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो जो 60 एंड अबव लोग हैं उनकी फ्री उसकी फ्लू की और निमोनिया की वैक्सीन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इनकी ज़रूर हो। बिल्कुल, और बड़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी और सीनियर सिटीज़न का हक भी है स्टेट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से अवेयरनेस और एजुकेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसमें हस्पताल तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हुकूमती सतह पे भी, लेकिन कहीं ना कहीं एकेडेमिया में भी ये तमाम तर चीज़ें शामिल होनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। डॉक्टर इमरान, अलशिफा इंटरनेशनल के हवाले से थोड़ी सी अगर बात करें तो आप अगले 5 सालों में अलशिफा इंटरनेशनल को किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों के एम हैं? क्योंकि साल 2025 मैंने देखा है कि बड़ा आप लोगों के लिए अच्छा रहा है, आप लोगों ने बड़े हेल्थ सेक्टर में न्यू इनिशिएटिव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स के प्लान्स में कहाँ देखते हैं? देखिए, शिफा जो है फैसलाबाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 इयर्स में हम यही प्लान है कि इसी हॉस्पिटल की जो एक्सटेंशन है वो कंप्लीट होगी, जो फुल प्रोजेक्ट है 600 बेड्स का इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। और इसमें इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ 2 के अंदर हम ज़रूर यहाँ पे ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों के लिए, और दूसरा ये है कि हमारी एक शिफा फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में, जिस पे हम सब जब आपस में बैठते हैं तो इस बात को ज़रूर डिस्कस करते हैं कि जो शिफा फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशंस हैं, जिस तरह से वो नीडी जो लोग हैं उनका ख्याल रखती है, बेशक वो वाटर क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स हो, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, वो सर्विसेज जो दे रही हैं उनको उस तरह से प्रॉपर बूस्ट नहीं करते, वो डिस्प्ले नहीं करते। तो शिफा फाउंडेशन के साथ, लाइजॉन के साथ यहाँ पे भी हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं, जो नीडी लोग रहते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, और इंशाल्लाह ताला वो प्रोजेक्ट भी एक्सपेंड होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो कोशिश यही है कि एक अच्छी कंपैशनेट क्वालिटी केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। वी वुड रियली लुकिंग फॉरवर्ड के गवर्नमेंट के साथ भी, हम लोकल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिल के लोगों की एजुकेशन के ऊपर भी हम तो ओपन हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के ऊपर हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम किए हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने डिफरेंट सेमिनार्स किए हैं, एंड वी आर ओपन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। मैं सब लोगों से, फैसलाबाद के जो लोग हैं उनसे, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी ऐसी इलनेस के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, अगर आप अपनी इंस्टीट्यूशन में, वर्क प्लेस के ऊपर आप चाहें कि हमारे लोग आके एक्सपर्ट आप लोगों को एजुकेट करें, उसके ऊपर बताएं, तो इट्स ऑल फ्री, कोई ऐसी चार्जेस नहीं होंगे। वी वुड लव टू कम एंड एजुकेट यू गाइस, और जितनी भी जो भी हम कर सकें इस माशरे में हेल्थ केयर सेक्टर को बेटर करने के लिए, हम वी आर अप फॉर दैट इंशाल्लाह ताला। सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से वी ऑफर आवर सर्विसेज। क्योंकि डॉक्टर इमरान, माशरे में ना तरक्की तभी होगी कि जब हम सब लोग इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करें। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम हुकूमती सतह पे बात करते हैं कि यहाँ पर पॉलिसी में तजाद है, इसे इस तरह से बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रोल के हवाले से, तो हम कितना प्रोग्रेसिव हैं इस सोसाइटी को लेकर, हम कितने कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना इमरान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सोसाइटी के बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंडिविजुअल का रोल, इट डजेंट मैटर कि कौन इसमें आपके साथ कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आप अपने हिस्से की शमा जलाते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो माशरा जिसका मैं, आप, हम सब लोग मिलकर ख्वाब देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।